इस एग्जांपल में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल ट्राई करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, ये अपने पास S1 सोर्स है, यहां पे S2 सोर्स है और यहां पे कोई ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर जो है वो कोई कांस्टेंट स्पीड से इस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। ऑब्जर्वर is moving in circular path around sources के अराउंड जो है वो सर्कुलर पाथ पे जो है ऑब्जर्वर मूव कर रहा है। और इन सोर्सेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो 2.5 लैम्बडा है और इस सर्कल का जो सेंटर है वो ऑब्जर्वर को जो मिलाने वाली लाइन है इसी पे है, यहां पे है, सेंटर पे ही है। 2.5 लैम्बडा इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है। ऑब्जर्वर कुछ कांस्टेंट वेलोसिटी से, या वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं भी है तो भी अपने इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है और इस सर्कुलर पाथ की रेडियस जो है वो r है और अपने को गिवन है कि r इज, या चलो छोड़ो इसको, कुछ भी नहीं गिवन है अपने को, तो अपने को पता करना है कैलकुलेट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा इन वन साइकिल। एक साइकिल के अंदर ऑब्जर्वर जब यहां से स्टार्ट होके वापस यहां पे आ जाएगा तो टोटल कितने मैक्सिमा और कितने मिनिमा होंगे। देखो इस क्वेश्चन को ऐसे ही पूछ सकता है, मैक्सिमा मिनिमा का मतलब कितनी जगह पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और कितनी जगह पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, क्योंकि मैक्सिमा का मतलब जहां पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, मिनिमा का मतलब जहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है या एम्पलीट्यूड मिनिमम है। या ऐसे ही पूछ सकता है कि कितनी जगह पे ऑब्जर्वर को कंप्लीट साइलेंस सुनाई देगा या कितनी जगह पे बहुत ज्यादा आवाज सुनाई देगी। सबका मतलब एक ही है, अपने को पोजीशंस ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पता करनी है। आई थिंक सब लोग ट्राई कर सकते हो। 2 मैक्सिमा 2 मिनिमा। नहीं, गलत है, वापस से ट्राई करो। अच्छे से ट्राई करो। सर मैक्सिमम मतलब वो पॉइंट ना जहाँ पे एम्पलीट्यूड सबसे हाई होगा। हाँ, मैक्सिमम का मतलब जहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। जहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है वहीं पे तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है। सही है ना? हाँ सर। हाँ, तो ऐसी कितनी पोजीशंस होगी एक राउंड के अंदर, वो अपने को पता करना है।
किया क्या किसी ने सॉल्व? हाँ तो इधर ध्यान दो, मैंने बताया था स्टार्टिंग में, तुम्हें बता रखा है कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की अगर बात हो रही है तो डेफिनेटली सबसे पहले अपने को पाथ डिफरेंस के बारे में सोचना चाहिए। ये कसम खा लो, कुछ भी हो जाए सबसे पहले तो मैं पाथ डिफरेंस ही निकालूंगा। तो तुमको सोच के बताओ कि इस पॉइंट पे पाथ डिफरेंस कितना होगा? 0। सबको समझ में आ रहा है 0 होगा, क्योंकि ये अगर ये दोनों के मिड पॉइंट पे सेंटर है तो यहां पहुंचने के लिए दोनों वेव इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ये अपने को समझ में आ रहा है। तो डेल्टा एक्स यहाँ पे 0 होगा। ऐसे कैसे? क्या यहाँ पे भी डेल्टा एक्स जो है वो 0 होगा क्या? यस सर। तो फिर मेरे को बताओ कि यहाँ पे डेल्टा एक्स कितना होगा? 2.5 लैम्बडा। हाँ तो देखो फर्स्ट वेव को ट्रेवल करने के लिए तो जो है वो इतना ट्रेवल करना पड़ेगा यहाँ पहुंचने के लिए। सेकेंड वेव को इतना एक्स्ट्रा ट्रेवल करना पड़ेगा, यानी डेल्टा एक्स जो होगा वो यहाँ पे 2.5 लैम्बडा होगा। ऐसे कैसे यहाँ पे भी डेल्टा एक्स 2.5 लैम्बडा होगा। तो जो सिमेट्रिकल पोजीशंस थी उन पे अपन ने डेल्टा एक्स निकाल लिया है। अब ऑब्जर्वर यहां से यहां आ रहा है तो अपने को मैक्सिमा और मिनिमा पता करना है। तो तुमको सोच के बताओ कि डेल्टा एक्स यहाँ पे 2.5 लैम्बडा है और यहाँ पे डेल्टा एक्स 0 है, तो बीच में डेल्टा एक्स कितना कहां से कहां तक वेरी किया होगा? 2.5 लैम्बडा है तो कहीं पे 2 लैम्बडा हुआ होगा, कहीं पे जो है 3 लैम्बडा बाई 2 हुआ होगा, फिर वापस लैम्बडा हुआ होगा, फिर लैम्बडा बाई 2 हुआ होगा, उसके बाद 0 हुआ होगा। सही बात है, साइकिल्स इसी टाइप से चल रही होगी क्योंकि वेव की बात कर रहे हैं अपन। ऐसे कैसे 0 से 2.5 लैम्बडा हो रहा है तो लैम्बडा बाई 2 हुआ होगा, फिर लैम्बडा हुआ होगा, फिर 3 लैम्बडा बाई 2 हुआ होगा, फिर 2 लैम्बडा हुआ होगा। ऐसे कैसे सब जगह चलेगा? यस क्या सर। ये बात समझ? हाँ तो सर। अपने को पता है फॉर मैक्सिमा, मैक्सिमा का मतलब है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डेल्टा एक्स जो है कंस्ट्रक्टिव के लिए डेल्टा एक्स कितना होना चाहिए? एन लैम्बडा होना चाहिए, मतलब 0 लैम्बडा 2 लैम्बडा इस टाइप से होना चाहिए। तो तुमको सोचो 0 लैम्बडा 2 लैम्बडा ये सब एक साइकिल के अंदर कितने आएंगे? 3 लैम्बडा तो आएगा नहीं क्योंकि मैक्सिमम डेल्टा एक्स 2.5 लैम्बडा है। तो 0 लैम्बडा 2 लैम्बडा कितनी बार आएगा? 10 टाइम्स आएगा। नंबर ऑफ मैक्सिमा इन वन साइकिल ये हो जाएगा 10। देखो सबसे पहले यहाँ पे 2 लैम्बडा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पोजीशंस काउंट कर सकते हो। ऐसे कैसे 4 मिनिमा, फॉर मिनिमा, मिनिमा के लिए क्या होगा?
डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा? जब डेल्टा एक्स कितना होगा? डेल्टा एक्स लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, यानी हाफ साइकिल, 1.5 साइकिल, और 5 लैम्डा बाई 2 भी आ जाएगा। उसके बाद तो आएगा नहीं, क्योंकि मैक्सिमम डेल्टा एक्स 2.5 लैम्डा है। तो 3 पोजीशंस, पाथ डिफरेंस की 3 पोजीशंस जो है वो डेल्टा एक्स लैम्डा के फॉर्म में 3 पोजीशंस ऐसी होगी जहां पे, या 3 लैम्डा ऐसे होंगे जहां पे कंस्ट्रक्टिव होगा, 3 लैम्डा ऐसे होंगे जहां पे डिस्ट्रक्टिव होगा, लेकिन रिपीटेशंस हो रहे हैं, इसलिए नंबर ऑफ मिनिमा भी कितने हो जाएंगे बताओ? 10। और ये तो अपन कॉमन सेंस से बोल सकते हैं, राउंड की बात कर रहे हो या सर्कल की बात कर रहे हो तो डेफिनेटली जितने मैक्सिमम बनेंगे उतने ही मिनिमम बनेंगे। अगर स्ट्रेट पाथ हो तब या तो मैक्सिमा ज्यादा बनेगा या मिनिमा ज्यादा बनेगा, वो डिपेंड करता है कि पहले क्या बन रहा है। लेकिन अगर राउंड है तो डेफिनेटली दोनों सेम ही बनेंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर कोई डाउट हो तो बोलो। इस क्वेश्चन के अंदर कोई डाउट किसी को? कोई डाउट किसी को? नहीं सर। ठीक है, आगे बढ़े फिर। सर 2 मिनट नोट कर। हाँ, तो आई थिंक इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अपने को क्या करना है, पाथ डिफरेंस निकालना है। बाकी ज्यादा यहाँ से टफ क्वेश्चन नहीं बनते हैं, सिंपल सिंपल से थोड़े से अगर लॉजिक लगा लोगे तो अपना क्वेश्चन हो जाएगा आराम से। बस अपने को पाथ डिफरेंस निकालना है। ठीक है, मैं रफ करता हूं इसको। हाँ, तो नेक्स्ट इसी के अंदर थोड़ा सा एक टॉपिक पढ़ लेते हैं। अभी जो थोड़ा सा टॉपिक क्या, मतलब सिंपल कैलकुलेशन है। तो ये जो अभी अपन देख रहे हैं इसका ज्यादा यूज आगे अपन वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे 12th के अंदर, वहां पे बहुत ज्यादा यूज होगा। वेव ऑप्टिक्स पूरा यही इसी पे बेस्ड है। अभी अपन नेक्स्ट जो ये है कि डेल्टा एक्स व्हेन ऑब्जर्वर इज फार अवे। सर ऊपर का नहीं दिख रहा। क्या हुआ? वो ऊपर अरे right सर हो रहा है। दिख रहा है सर। दिखाई नहीं दे रहा क्या? सर ब्राइट है ऊपर। दिख रहा है सर। ठीक है, मैं थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूँ। डेल्टा एक्स when observer is far away from sources। जो ऑब्जर्वर है अपने पास, अभी ठीक दिख रहा है ना? यस सर। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो when observer is far away from sources, तो ऑब्जर्वर अगर सोर्सेस से बहुत ज्यादा दूर है तो उस केस में पाथ डिफरेंस कैसे निकालते हैं, इसको देखना है। तो ऐसे क्वेश्चन वेव ऑप्टिक्स में बहुत ज्यादा आएंगे। कैसे? क्योंकि वहां पे अपन लाइट वेव की बात करेंगे। तो लाइट का सोर्स इज जनरली
थोड़ा सा जैसे सनलाइट की अगर बात कर रहे हैं तो सन अपने से बहुत दूर है, तो वहां से आने वाली वेव के बीच में अगर इंटरफेरेंस इन केस अगर होता है तो पाथ डिफरेंस कैसे निकालना है ये अपने को देखना है। और इन जनरल जैसे यहाँ पे साउंड वेव के अंदर बहुत दूर का मतलब ये भी हो सकता है कि जैसे दो सोर्सेस है उनसे निकलने वाली वेव के बीच में इंटरफेरेंस हो रहा है और उन सोर्सेस के बीच में डिस्टेंस सपोज 1 मीटर है और ऑब्जर्वर सोर्सेस से 100 मीटर दूर है, तो 1 मीटर के कंपेरेटिव 100 मीटर बहुत ज्यादा है। तो उस केस में भी ये अपन फॉर्मूला लगा सकते हैं कि जब डिस्टेंस बिटवीन सोर्सेस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड सोर्स, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि हाँ इनफाइनाइट डिस्टेंस लोगे तभी जो है वो ये फॉर्मूला वैलिड होगा। दोनों के अंदर डिफरेंस अगर बहुत ज्यादा है तो अपन ये लगा सकते हैं। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, जैसे यहाँ पे S1 सोर्स है, यहाँ पे S2 सोर्सेस है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस सपोज D है और यहाँ पे ऑब्जर्वर मैं किसी एंगल थीटा पे ले लेता हूँ, ऑब्जर्वर कहीं भी हो सकता है। यहाँ पे सपोज ऑब्जर्वर है, तो देखो दोनों वेव ऑब्जर्वर के पास पहुंचेगी तो कुछ इस टाइप से पहुंचेगी, ठीक है। तो फार अवे या बहुत दूर इसका क्या यूज होने वाला है इसको देखते हैं अपन। तो तुम कुछ सोचो कि जैसे यहाँ पे कोई दो सोर्सेस है और वहां पे बहुत दूर कहीं पे ऑब्जर्वर है, तो क्या यहां से जो वेव्स निकल रही है अगर ऑब्जर्वर बहुत ज्यादा दूर है तब यहां से वेव अगर किसी एंगल थीटा पे भी निकल रही है तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा होने की वजह से क्या ये वेव्स अपने को पैरेलल फील होगी? ये अपने को समझ में आना चाहिए। तो जैसे नॉर्मल के साथ ये नॉर्मल बना लेता हूं, सपोज ये एंगल थीटा है तो मैं ये एंगल भी थीटा ले रहा हूं। इसका तो मैं मतलब समझ में आना चाहिए कि डिस्टेंस बहुत ज्यादा दूर है तो उस केस में ये जो वेव्स है ये ऑलमोस्ट पैरेलल होगी, ऑलमोस्ट पैरेलल, क्योंकि ये बहुत ज्यादा दूर है। ये अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं अपन यहाँ पे। अब इन दोनों वेव के बीच में मेरे को बताओ पाथ डिफरेंस कैसे निकालोगे? बताओ पाथ डिफरेंस कैसे निकालोगे? देखो अगर मैं यहां से इस सामने वाली वेव पे नॉर्मल डाल देता हूं तो क्या इसके बाद अब ये दोनों वेव पैरेलल होगी और इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी इसके बाद? हाँ। इससे पहले जो पाथ डिफरेंस होगा वो आ जाएगा, इसके बाद कोई पाथ डिफरेंस अपन नहीं मानेंगे क्योंकि दोनों पैरेलल है और सेम पोजीशन से स्टार्ट होगी। यहाँ पे नॉर्मल डाल दिया तो अब जो है वो दोनों जो है इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ऑलमोस्ट। तो जो पाथ डिफरेंस आएगा वो ये इतना ही आएगा डेल्टा एक्स, क्योंकि S2 यहीं से स्टार्ट हो रहा है, S1 ने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। तो अगर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस D है और इस ट्रायंगल के अंदर
जो ये अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये एंगल थीटा है, तो बताओ डेल्टा एक्स कितना आएगा? d cos थीटा। डी cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये सबको समझ में आना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे थीटा क्या है सबसे पहले मेरे को बताओ। थीटा है एंगल, देखो दोनों वेव्स का एंगल तो है सही, लेकिन एंगल हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ एंगल है। अगर नॉर्मल के साथ एंगल लोगे तो तुम कुछ सोचो, अगर ये एंगल थीटा है तो नॉर्मल के साथ एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। अरे जैसे ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। हाँ सर। तो cos थीटा फॉर्मूले में कब आएगा? जब थीटा क्या होगा? एंगल विथ हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब कुछ बुक्स के अंदर जो है वो डेल्टा एक्स जो है वो डी साइन थीटा भी गिवन होता है। तो डी साइन थीटा गिवन होता है, उसके अंदर थीटा क्या होता है तुमको सोच के बताओ। नॉर्मल के साथ वर्टिकल एंगल नॉर्मल, एंगल विथ नॉर्मल। अब तुम आगे से कोई भी एक फॉर्मूला याद रख लो और थीटा याद रख लो कि थीटा कौन सा लेना है अपने को। जो भी क्वेश्चन में गिवन है कोई भी एक यूज कर सकते हो। डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन सोर्सेस। अब बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा ये तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, अपन जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसी टाइम पे देख लेंगे, लेकिन नहीं, ये क्वेश्चन के बहुत छोटे से पार्ट में यूज होता है और अपने को डायरेक्टली ध्यान रखना है। बहुत क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज होता है। तो कभी भी अगर ऑब्जर्वर बहुत दूर है और सोर्सेस के बीच में डिस्टेंस डी है और नॉर्मल के साथ एंगल थीटा है, तो जो पाथ डिफरेंस आएगा दोनों वेव के बीच में वो हमेशा डी साइन थीटा आएगा। ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। इसका यहाँ पे तो थोड़ा बहुत यूज होगा, सीट के अंदर तुम्हारे कुछ क्वेश्चंस है वहां पे यूज होगा, लेकिन वेव ऑप्टिक्स ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है इसी फॉर्मूले में बेस्ड है, बहुत ज्यादा यूज होगा। हाँ तो ठीक है, इसको नोट कर लो फटाफट, फिर मैं रफ करता हूं। इसमें कोई डाउट? इनटू λ/3 यानी फेस डिफरेंस जो आया वो आ गया अपने पास 2π/3। तो अब तो इंटेंसिटी हो ही जाएगी, I इक्विवेलेंट इक्वल टू I1 यानी I0 प्लस I2 यानी 2I0 प्लस 2 इंटू अंडर रूट I0 इंटू अंडर रूट 2I0 इंटू cos 2π/3। cos 2π/3 कितना होता है? -½ तो ये हो जाएगा I इक्विवेलेंट इक्वल टू 3I0 और -½ 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस अंडर रूट 2 इंटू I0 यानी ये हो गया I0 इंटू 3 माइनस अंडर रूट 2। सबका यही आ रहा था क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ वेरी गुड। अब इसी क्वेश्चन के अंदर सपोज अपने से ये पूछ लिया होता कि अगर दोनों सोर्सेस नॉन कोहेरेंट है तो इंटेंसिटी कितनी होती बताओ?
3 I naught. 3 I naught. 3 I naught। फिर तो ये समझ लो बहुत ही मतलब फालतू सा क्वेश्चन हो जाता, अपने को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सीधा अपन निकाल सकते हैं कि अगर नॉन कोहेरेंट सोर्सेज है तो अपने को एवरेज इंटेंसिटी सुनाई देगी, और एवरेज इंटेंसिटी जो होती है, सारे इंटेंसिटी को सिंपल टाइप से ऐड कर लो, यानी I1 प्लस I2, यानी I नॉट प्लस 2 I नॉट यानी 3 I नॉट। तो यहां तक कोई डाउट किसी को? नहीं सर। तो आई थिंक काफी क्वेश्चन कर लिए हैं अपन ने, अब अपन आगे बढ़ते हैं। और तुम मॉड्यूल के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन करोगे, सही सेम टाइप के क्वेश्चन है स्ट्रिंग वेव में जैसे अपन ने किए थे। आगे बढ़ते हैं, अब अपन सेकंड जो सुपरपोजिशन का पार्ट है स्टैंडिंग वेव, उनको पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दो स्टैंडिंग वेव। वेव में तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि अपन क्लासरूम में बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन वेव में क्वेश्चन होते ही सिंपल है, ज्यादा टफ क्वेश्चन बनते ही नहीं है। तुम एक मॉड्यूल के अंदर देखोगे तो भी तुम्हें बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन लगेंगे, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए अपना। हाँ, तो सेकंड सुपरपोजिशन का पार्ट है स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग साउंड वेव। तो यहां पे भी ऐसा ही है जैसा तुमने स्ट्रिंग वेव के अंदर स्टैंडिंग वेव पढ़ा था, एग्जैक्टली सिमिलर है, बस ये समझ लो अपन यहाँ पे रिवीजन ही कर रहे हैं। बस वहां पे और यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस ये होगा कि वहां पे पार्टिकल जो है ट्रांसवर्स डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, और यहाँ पे पार्टिकल जो है वो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो बाकी सारी प्रॉपर्टीज सेम है। स्टैंडिंग वेव कब बनेगी? देखो इंटरफेरेंस तो तब होता था जब सेम फ्रीक्वेंसी की साउंड सेम डायरेक्शन से सुपर इम्पोज हो, लेकिन स्टैंडिंग वेव का मतलब जैसे स्ट्रिंग वेव में पढ़ा था कि सेम फ्रीक्वेंसी की तो साउंड होनी चाहिए, लेकिन उनकी डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट होनी चाहिए। यानी एक वेव जैसे इधर से आ रही है, इसको S1 बोल देता हूं मैं, एक वेव इधर से आ रही है जिसको S2 बोल लेता हूं मैं। फ्रीक्वेंसी इसके लिए F होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी इसके लिए F होनी चाहिए। तो सेम फ्रीक्वेंसी की जो साउंड है वो ऑपोजिट डायरेक्शन से सुपर इम्पोज हो, तब जो पैटर्न बनेगा उसको अपन क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग साउंड वेव। तो लिख लेते हैं व्हेन टू वेव्स with same frequency superimpose from opposite direction, उस केस में जो पैटर्न बनेगा उसको अपन क्या बोलेंगे? स्टैंडिंग वेव। तो कैलकुलेशन सारी सेम है, एग्जैक्टली जैसा वहां पे पढ़ा था वैसे वैसे। एक बार स्टैंडिंग वेव को रिवाइज करते हैं थोड़ा सा, कि दो वेव अगर सेम फ्रीक्वेंसी से ऑपोजिट डायरेक्शन से अगर सुपर इम्पोज हो रही है, तो उनका जो रिजल्टेंट लॉन्गिट्यूडनल डिस्प्लेसमेंट है, अपने को पता है कि वो इस फॉर्म में आएगा, कुछ sin kx या cos ओमेगा t इस टाइप से आएगा।
यानी हर पार्टिकल अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट तो करेंगे, लेकिन सारे पार्टिकल्स का जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन या इंटरफेरेंस में होता था, एम्पलीट्यूड सबका सेम नहीं होगा। हर पोजीशन पे पार्टिकल्स जो वाइब्रेट कर रहे हैं उनका अलग अलग एम्पलीट्यूड होगा। इसलिए स्ट्रिंग वेव में अगर तुम्हें याद है तो अपन लूप्स बनाए थे, कहीं पे पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड बिल्कुल जीरो है, कुछ पार्टिकल हमेशा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करते हैं, जिसको अपन ने नोड और एंटी नोड बोला था। अब तो सबसे थोड़ा सा यहाँ पे अपन आगे बढ़ने से पहले कैलकुलेशन तो कर ही लेंगे, लेकिन साउंड वेव के अंदर अपन सुपरपोजिशन स्टैंडिंग वेव अगर बनानी है, सुपरपोजिशन करवानी है, तो तुमको सोचो सिंपल तो अगर जैसे मैं बोल रहा हूं और ऑपोजिट डायरेक्शन से कोई दूसरा आदमी बोल रहा है, तब तो हो सकता है फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट हो जाए। लेकिन जैसे एक तरफ से तुम जैसे सेम फ्रीक्वेंसी कैसे भी करके मैं दो सोर्सेज विद सेम फ्रीक्वेंसी दोनों तरफ से साउंड निकाल रहा हूं, खुले एनवायरनमेंट के अंदर अगर मैं उनको सुपर इम्पोज करवा रहा हूं तो सुपरपोजिशन तो होगा, लेकिन उतना अच्छे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारे डिस्टरबेंस होंगे एनवायरनमेंट के पार्टिकल्स के बीच में, तो साउंड वेव उतनी अच्छी से नहीं बनेगी या स्टैंडिंग वेव उतनी अच्छी से नहीं बनेगी। तो फिर इसके लिए अपन क्या करते हैं, क्लोज्ड या जिसको अपन नाम जो बोलते हैं वो ऑर्गन पाइप बोलते हैं, एक ऑर्गन पाइप यूज करते हैं, सिंपल टाइप का पाइप है, उसके अंदर अपन वेव्स बनाते हैं। वेव्स बनाने का मतलब उसके अंदर साउंड जो है वो प्रोपेगेट करवाते हैं। तो एक तरफ से आवाज भेजेंगे, वो आवाज दूसरी तरफ अगर पाइप बंद हुआ तब तो उससे रिफ्लेक्ट होके वापस जो आएगी, उन दोनों वेव का फ्रीक्वेंसी डेफिनेटली सेम होगी और आने वाली वेव जाने वाली के साथ स्टैंडिंग वेव बनाएंगी। तो ऑर्गन पाइप का ध्यान रखना है क्या होता है, दो टाइप के ऑर्गन पाइप होते हैं, इसको अपन ऑर्गन पाइप बोलते हैं। तुमको सोचो ऑर्गन पाइप अगर दोनों तरफ से बंद कर दे तो फिर कोई किसी भी टाइप की वेव बन पाएगी क्या? नहीं। अरे आवाज कैसी भेजोगे अगर तुमने दोनों तरफ से बंद कर दी? तो एक सीधा तो चाहिए ना मेरे को साउंड वेव भेजने के लिए, आवाज भेजने के लिए, तो एक एंड तो हमेशा खुला रहेगा, किसी के दोनों एंड भी खुले हो सकते हैं, लेकिन दोनों एंड बंद नहीं हो सकते। तो ये जो है वो फिक्स एंड है, इस तरफ से जैसे ये बंद है, फिक्स एंड है, ये फ्री एंड है, मतलब यहां से अपन आवाज को भेज रहे हैं, ये भी फ्री एंड है, इस तरफ से भी ओपन है, इस तरफ से ओपन है। तो इसको देखो ना, अपन ओपन ऑर्गन पाइप बोलते हैं। ओपन का मतलब जो दोनों तरफ से ओपन है, और इसको क्लोज्ड ऑर्गन पाइप बोलते हैं। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का मतलब एक तरफ से बंद है, एक तरफ से अपन आवाज भेज रहे हैं, तो ये फिक्स एंड के टाइप से काम करेगा। तुमको सोचो जहां पे क्लोज्ड एंड होगा या फिक्स एंड होगा, वहां पे नोड बनेगा या एंटी नोड बनेगा? नोड। नोड बनेगा, ध्यान रखना है अपने को। तो यहाँ पे नोड बनेगा, लेकिन जो फ्री एंड होगा, देखो ना मैंने बताया ना एक बार स्ट्रिंग वेव समझ लिया, अब यहाँ पे इतना समझने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली अपने को समझ आना चाहिए। फ्री एंड होगा, यहाँ पे क्या बनेगा? एंटी नोड। एंटी नोड। इसको अपन आगे समझेंगे कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, ऑर्गन पाइप क्यों यूज किए हैं, आई थिंक समझ में आ रहा है। ऑर्गन पाइप क्या होता है, बस नाम है ऑर्गन, और कुछ नहीं है। सिंपल पाइप का मतलब पाइप है जिसके अंदर अपन साउंड वेव को सुपर इम्पोज करवा रहे हैं, एक तरफ से साउंड भेज रहे हैं या दोनों तरफ से साउंड भेज रहे हैं।
जैसे इस तरफ से S1 भेज रहे हैं, इस तरफ से S2 भेज रहे हैं, तो S1 की इक्वेशन लिख लेता हूं मैं, A sin kx माइनस ओमेगा टी। S2 की इक्वेशन क्या हो जाएगी फिर बताओ? मैंने बताया था स्टैंडिंग वेव अच्छे से अगर बनानी है तो एम्पलीट्यूड जनरली अपन सेम लेते हैं, तो A sin, प्लस ओमेगा टी। अब ऑपोजिट डायरेक्शन से है, फ्रीक्वेंसी सेम है, यानी ओमेगा की जगह ओमेगा आएगा, के की जगह के आएगा, सेम मीडियम में है तो वेलोसिटी भी सेम होगी, और वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी सेम है तो के भी सेम होगा, तो kx प्लस ओमेगा टी हो जाएगा। मैं अभी थोड़ा सा कैलकुलेशन के टाइप से, कैलकुलेशन आसान हो जाए इसलिए फेज डिफरेंस प्लस फाई नहीं ले रहा हूं, a sin kx माइनस ओमेगा टी और a sin kx प्लस ओमेगा टी ले रहा हूं। तो सुपर इंपोज के बाद s इक्विवेलेंट कितना होगा, s1 प्लस s2, तो ये हो जाएगा, a कॉमन आ गया, sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस sin kx प्लस ओमेगा टी, और ये फॉर्मूला पता है अपने को, sin a माइनस बी प्लस sin a प्लस बी, तो इसका फॉर्मूला होता है 2, तो 2 को बाहर ले लेता हूं मैं, sin a cos b होता है, तो sin a और cos b, इस टाइप की अपने पास स्टैंडिंग वेव की कुछ इक्वेशन आ जाएगी। इसके अंदर क्या चीजें क्या है ये अपने को ऑलरेडी मैंने बहुत डिटेल में डिस्कशन कर रखा है, सब कुछ समझा रखा है। तो ये इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन के टाइप से आ गई, और ये ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन नहीं है, ट्रैवलिंग वेव क्योंकि kx x माइनस vt या kx माइनस ओमेगा टी फॉर्म में नहीं है, यानी ट्रैवलिंग वेव नहीं होगी, लेकिन वेव तो होगी, इसलिए अपन इसको स्टैंडिंग वेव बोलते हैं। तो पार्टिकल तो वाइब्रेट करेंगे लेकिन एनर्जी या साउंड जो है वो आगे नहीं बढ़ेगी, वहीं पे जो है वो कहीं पे आवाज ज्यादा सुनाई देगी, कहीं पे आवाज कम सुनाई देगी। तो a sin ओमेगा टी या a cos ओमेगा टी के टाइप से आ गया, यानी ये जो पार्ट है वो पूरा पार्ट अपने लिए किसका काम करेगा, एम्पलीट्यूड का काम करेगा। a cos ओमेगा टी के टाइप से आ गया, एम्पलीट्यूड के टाइप से काम करेगा। यानी तुम देखने से पता चल रहा है कि इक्विवेलेंट एम्पलीट्यूड जो है ये 2a sin kx है, यानी हर पोजीशन पे जो पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं सबका एम्पलीट्यूड अलग अलग होगा। अब देखो नोड और एंटी नोड की तुम पोजीशंस पता कर सकते हो, जहां पे इक्विवेलेंट एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा, यानी kx की वैल्यू, मैं इसको थोड़ा सा लिख लेता हूं, मेरे को बताओ नोड कहां पे बनेगा बताओ, जहां पे a इक्विवेलेंट 0 आ जाएगा। a इक्विवेलेंट 0 का मतलब थीटा कितना होना चाहिए, n पाई, थीटा कितना है kx, और थीटा अगर कितना होगा, साइन के अंदर थीटा कितना होना चाहिए जिससे a इक्विवेलेंट 0 आ जाए, n पाई, n पाई होना चाहिए या 2n पाई होना चाहिए। साइन 0 कितना होता है, 0, साइन पाई कितना होता है, 0 साइन जो है 2 पाई कितना होता है, 0 इसका मतलब क्या n पाई पे साइन की वैल्यू 0 आएगी। हाँ यस सर। यस सर। तो kx की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, n पाई होनी चाहिए, यानी x की वैल्यू जो है k की वैल्यू पुट कर लेता हूं मैं,
या मैं तुम समझ जाओगे, मैं इतना ही लिख लेता हूँ, k की वैल्यू जो है वो 2 पाई अपॉन लैम्बडा पुट कर लो, तो x की वैल्यू लैम्बडा की फॉर्म में आ जाएगी, इसको मैं 2 पाई बाई लैम्बडा पुट कर लेता हूँ। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, x की वैल्यू n लैम्बडा बाई 2 आ जाएगी, ठीक है। ऐसे कैसे एंटीनोड की पोजीशंस पता कर सकते हो, एंटीनोड के अंदर, एंटीनोड कब बनेगा जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम कब होगा जब थीटा कितना होगा, kx कितना होना चाहिए, 4n plus 1 pi by 2. कितना, 4n plus 1 pi by 2. 4n प्लस 1 पाई बाई 2, ऐसा बोल रहे हो क्या, 2n plus 1 pi by 2. 2n प्लस 1 पाई बाई 2, और कोई, 4n plus 1 pi by 2. नहीं सर, 2n plus 1 pi by 2 है। अरे थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाओ, 2n minus 1 pi by 2. 2n माइनस 1 पाई बाई 2। अरे तुम ऐसे सोच लो ना कि थीटा जब 0 पाई बाई 2 है तब साइन की वैल्यू कितनी होती है, 1 1। अच्छा 3 पाई बाई 2 पे कितनी होती है, minus -1 -1 हाँ तब भी तो एंटीनोड ही बनेगा। हाँ सर, हाँ 5 पाई बाई 2 पे कितनी होती है, 1 1 तो 2n माइनस 1 पाई बाई 2 लिख सकता हूँ क्या, हाँ तो ऐसा नहीं कि अपने को सिर्फ और सिर्फ प्लस 1 ही चाहिए, प्लस 1 माइनस 1 दोनों चलेगा, एक ही बात है, पार्टिकल जो है वो अपने को पता है उसी पोजीशन के अबाउट ऑस्किलेट करेगा, तो 2n माइनस 1 पाई बाई 2 हो गया, बट इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये अपने को याद नहीं करना है, ये याद इसलिए नहीं करना है कि तुमको सोचो, ऐसा कंपलसरी थोड़ी है कि हमेशा साइन के एक्स ही आएगा, वो तो डिपेंड करता है कि इक्वेशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग ये स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन आएगी, फिर उसकी बेसिस पे अपन देखेंगे। इक्वेशन सपोज साइन की जगह यहाँ पे cos के x माइनस ओमेगा टी और यहाँ पे cos के x प्लस ओमेगा टी हुई, तो डिफरेंट आएगी, बोलो। Yes sir. हाँ ये तो अपन समझने के लिए बस पोजीशन निकाल रहे हैं, बट अपने को याद नहीं करना है, अपने को इतना ध्यान रखना है कि हाँ स्टैंडिंग वेव के अंदर हर पार्टिकल अलग अलग जो है एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करता है, बाकी सारी चीजें एग्जैक्टली सेम है वहां के टाइप से। बताओ दो नोड के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी, lambda by 2. By 4. lambda by 2 ये नोड हो गया, ये नोड हो गया, ये नोड हो गया, ये नोड हो गया, ये एंटी नोड हो गया, ये एंटी नोड हो गया, ये एंटी नोड हो गया, तो दो नोड के बीच में तो डिस्टेंस लैम्बडा बाई 2 होती है, दो एंटी नोड के बीच में भी लैम्बडा बाई 2 होती है, एक नोड और एक एंटी नोड के बीच में सक्सेसिव नोड और एंटी नोड लोगे तो उनके बीच में डिस्टेंस कितनी होगी, lambda lambda by by 4 लैम्बडा बाई 4, ठीक है। अच्छा इसी के अंदर अपन ने नेट लॉन्गिट्यूडनल डिस्प्लेसमेंट या एस इक्विवेलेंट स्टैंडिंग वेव का निकाल लिया। अब तुमसे अगर कोई ये पूछे कि मेरे को ये बताओ प्रेशर एक्सिस कितना होगा स्टैंडिंग वेव का, उसकी इक्वेशन क्या होगी, तो निकाल सकते हो क्या, हाँ सर, तो अपने को पता है कि प्रेस, मैं यहां पे लिख रहा हूं इसको कि प्रेशर एक्सिस जो होता है वो होता है -b
इंटू डेल एस अपॉन डेल एक्स, यानी इस इक्वेशन का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देता हूं, तो cos ओमेगा टी तो एज इट इज, 2ab एज इट इज, k बाहर आ जाएगा, साइन का cos हो जाएगा, यानी 2ab ये है ही सही माइनस 2abk इंटू cos kx और साइन ओमेगा टी, ये अपने पास प्रेशर एक्सिस हो जाएगा। बस फॉर्मूला पता होगा तो आराम से अपन निकाल सकते सर हैं। लास्ट में cos ओमेगा टी होगा ना? हाँ सॉरी, cos ओमेगा टी, ये अपने पास प्रेशर एक्सिस आ गया। ठीक है, तो एक चीज मैं तुम्हें ना डायग्राम से कल एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन मैथमेटिकली यहां पे समझा रहा हूं मैं, तुमको सोच के बताओ। अच्छा, जैसे यहां पे लॉन्गिट्यूडनल डिस्प्लेसमेंट की जगह एम्पलीट्यूड का काम ये कर रहा था, ऐसे कैसे प्रेशर एक्सिस का एम्पलीट्यूड क्या होगा, क्या ये होगा? हाँ कोस Yes, sir. ओमेगा टी के आगे जो भी आता है वो प्रेशर, अपना प्रेशर एक्सिस है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जहां पे प्रेशर एक्सिस का नोड बनेगा वहां पे लॉन्गिट्यूडनल डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड बनेगा? हाँ सर। कैसे बनेगा इसको मैं कल डायग्राम से एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी मेरे को मैथमेटिकली तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ। क्योंकि एक फंक्शन में तो एक के एम्पलीट्यूड में तो cos के एक्स आ रहा है, एक के एम्पलीट्यूड में sin के एक्स आ रहा है, तो अपने को पता है जहां पे sin 0 होता है वहां पे cos मैक्सिमम होता है, जहां पे cos 0 होता है वहां पे sin मैक्सिमम होता है, यानी जहां पे एक का नोड बनेगा वहां पे दूसरे का एंटी नोड बनेगा। कोई डाउट हो तो बोलो। नो सर। किसी को कोई डाउट नहीं? तो ये नोट डाल के लिख लो, मैं जो बोल रहा हूं बाद में नोट कर लेना, मैं नोट डाल के लिख लूं, मैं जो लाइन बोल रहा हूं, बोर्ड पे जगह नहीं है मेरे, या फिर मैं चलो थोड़ा सा रफ कर दूं क्या ऊपर से? Yes, sir. हाँ सर। यस सर।
तो जहां पे लॉन्गिट्यूडनल डिस्प्लेसमेंट का नोड बनेगा वहां पे प्रेशर एक्सिस का एंटी नोड बनेगा, जहां पे प्रेशर एक्सिस का नोड बनेगा वहां पे लॉन्गिट्यूडनल डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड बनेगा। ऐसा क्यों होता है उसको अपन देखेंगे। तो मैं क्लास यहीं पे इसको स्टॉप करता हूं। आज ही